बंग युद्ध किसका होगा राज्य अभिषेक में आज हम मौजूद हैं पश्चिमी मिदनापुर की खड़गपुर सीट पर। यह इलाका दिलीप घोष यानी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, उनका इलाका है। क्या दिलीप घोष इस इलाके में बीजेपी को बड़ी सफलता दिला पाएंगे या नहीं, ये बड़ी चुनौती दिलीप घोष के सामने है। टीएमसी भी सामने मुकाबले में है। प्रदीप सरकार यहां से टीएमसी के उम्मीदवार हैं, लेकिन दिलीप घोष की साख दांव पर है इस इलाके में। आज पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ हुआ है। पश्चिम बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर गरजी हैं। योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर आरोप लगाया और कहा है टीएमसी को कि उनको जवाब देगी पश्चिम बंगाल की जनता, क्योंकि यहां पर टीएमसी के नेता, टीएमसी पार्टी राम के उद्घोष, भगवान श्री राम के उद्घोष से चिढ़ते हैं, उससे परेशानी उनको होती है और इसका जवाब जनता देने वाली है। इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ खड़गपुर से खास मेहमान जुड़ गए, उनसे ही आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में आइए बता दें। हमारे साथ दीप शोना घोष मौजूद हैं जो मंडल प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के खड़गपुर शहर से। हमारे साथ जौहर पाल जी मौजूद हैं, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं। और हमारे साथ मधु कामी जी मौजूद है, विष्णु बहादुर कामी जी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं यहां खड़गपुर से। लेकिन बड़ा सवाल जौहर पाल जी आपसे, योगी आदित्यनाथ आए थे, बहुत दूर नहीं है यहां से जहां पर वो आज आए थे, और उन्होंने वहां पर कहा कि टीएमसी के नेता, टीएमसी पार्टी श्री राम के, भगवान के उद्घोष से डरती है और इस वजह से जनता जवाब देने वाली है आपको। क्या जनता जवाब देगी इसका? मैं एक बात बता रहा हूँ, वो कुछ भी बोल सकता है। वो आप पहले अपना राज्य जो है उत्तर प्रदेश को संभाले, उसका बाद में बंगाल का बारे में सोचे या बात करे। पहले उनको सोचना चाहिए कि उनका वहाँ राम राज्य कायम हुआ कि नहीं, पहले उसको दिखाए। तो उसको देखने के बाद ही अलग जो राज्य हैं हमारे देश का, हमारे भारत का, तो उन लोग सोचेंगे उसका बाद। मतलब पश्चिम बंगाल आ गए योगी आदित्यनाथ, तो चुनौती दे रहे हैं कि यूपी में तो राम राज्य स्थापित नहीं किया। देखिए, उनको यूपी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहाँ राम राज्य स्थापना हुआ है, अब बंगाल में राम राज्य स्थापना होगा, इस डर से वो उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। जवाब देंगे इसका जौहर पाल जी? मैं बता रहा हूं कि ये डेली अगर आप टीवी मीडिया में देखें, आपका मीडिया में मैं भी बहुत बार देखा हूं कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ दलित परिवार का क्या स्थिति है, वहाँ पिछड़ा हुआ वर्ग का क्या स्थिति है। लेकिन जौहर पाल जी एक बात बताइए कि अगर ये बार बार मुद्दा उठेगा, जय श्री राम का यहाँ पर जब नारा लगता है, तो टीएमसी को उससे दिक्कत क्या है? क्या इसका असर होगा चुनाव में? कोई दिक्कत नहीं है। हम राम को भी जैसा मानते हैं, कृष्ण भगवान का भी पूजा हम लोग करते हैं। ये ठेकेदारी हम लोग उनको नहीं दिया है, इसका ठेकेदारी लिया है क्या आपने? भगवानों को भी बांट लिया है पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से? भगवान को हमने नहीं बांटा है। प्रभु श्री रामचंद्र हमारे भगवान हैं, लेकिन इस देश के राजा रहे हैं। हम वो राज्य को स्थापना करने का सपना देखते हैं। आज बंगाल की ये परिस्थिति है, ये बोल रहे हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है। इनकी ममता बनर्जी जय श्री राम के नाम से बोलती है कि वो गाली दे रहा है, वो सरस्वती पूजा स्कूल में करने नहीं देती है। इसीलिए बंगाल के आदमी अब इकट्ठा हुए हैं। लेकिन एक बात बताइए कि राम राज्य स्थापित करने के लिए तो और बहुत कुछ चाहिए, विकास भी चाहिए और तमाम मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। उन मुद्दों को एड्रेस करने के बजाय सिर्फ इसी मुद्दे को एड्रेस करने से क्या ज्यादा फायदा है? इस वजह से इसके बारे में चर्चा होती है चुनाव में? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। बंगाल में आज विकास दर एकदम नीचे स्तर पे चली गई। सारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास है, हम उस विकास के मुद्दे में चुनाव में जा रहे हैं। जय श्री राम हम नारा देते हैं क्योंकि हम प्रभु श्री राम के, राम राज्य का स्थापना का सपना देखते हैं, इसलिए हमारे मुंह में जय श्री राम है। वो हमारे देश की राजा है, हम भगवान के सामने नहीं ला रहे। ठीक है, विकास का मुद्दा भी अहमियत रखता है, लेकिन ये जो सीट है खड़गपुर, बता दें अपने दर्शकों को, ये एक ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे चाचा, जिनको कहा जाता था, 9 बार यहां से वो विधायक रहे, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का अब ये हाल है कि आप कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ये तो बहुत अहम सीट थी आपकी, आपका गढ़ था। देखिए, चाचा जी यहाँ पर थे, यहाँ पर चाचा जी 40 साल यहाँ के मैंने एमएलए थे, लेकिन चाचा जी ने जो काम किया, खड़गपुर का जो माहौल, यहाँ का जो परिवेश को जिस प्रकार शांति माहौल बना के रखा था, आज देखिए चाचा जी के जाने के बाद खड़गपुर का माहौल क्या है। खड़गपुर में आज ना माँ बहनें सुरक्षित है, ना खड़गपुर में कोई विकास है, ना खड़गपुर में कोई रोजगार है। तो आज खड़गपुर का परिस्थिति इतना बुरा है कि आज खड़गपुर की जनता जानती है कि चाचा जाने के बाद खड़गपुर का परिस्थिति क्या है। लेकिन खड़गपुर की अगर ये परिस्थिति हुई, यहाँ पर कोई कुछ कहना चाहता है, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? चाचा का नाम से जन्म किया हुआ था राम बाबू और मुरली राव जैसा माफिया इस खड़गपुर शहर में जन्म हुआ था, वो चाचा था। चाचा का हाथ से जन्म हुआ था ये दोनों, और कहते हैं कि चाचा भी एकदम इस वजह से नहीं है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर, क्योंकि उनके राज में कुछ नहीं किया चाचा खड़गपुर के लिए। रुक जाइए, माइक के बिना कैसे बोले? भारतीय घोष टीएमसी का दल है जो 16 खड़गपुर में पूरा काउंसिलर को गोली चला के उसको टीएमसी का बोर्ड यहाँ पे दिलाया था। भारतीय
को सोच का है बीजेपी में। ये बीजेपी और टीएमसी का खेला है। बीजेपी का चोर टीएमसी में, टीएमसी का चोर बीजेपी में। टीएमसी और बीजेपी का खेला है ये आरोप है उनका। भारती घोष अब कहाँ हैं? वो नेता जिन पर आप आरोप लगाते हैं, वो नेता जिन पर आप सीबीआई जाकर इंक्वायरी करती है, उनको शामिल कर लेते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। ये टीएमसी और बीजेपी का खेल चल रहा है। देखिए ऐसा नहीं है। भारती घोष एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में थी, उनकी मुख्यमंत्री उनसे जो काम कराई वो काम कर रही थी। जब उनको एहसास हो गया कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लोगों के विरुद्ध में जा रहा हूँ, मैं पूरे आईन कानून के विरुद्ध में जा रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी में आई। हमने दोनों हाथ खोलकर उनका स्वागत किया। आज वो जनता के लिए काम कर रही है, आज वो लड़ाई कर रही है। टीएमसी में जनता के लिए काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी आपके लिए साथ जनता के लिए काम कर रही है। देखिए उस समय वो राजनेता नहीं थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव थी। वो एडमिनिस्ट्रेटर होकर अपने मुख्यमंत्री के ऑर्डर की पालन करके लोगों पर अत्याचार करने के लिए बाध्य थी। ये टीएमसी पर समय समय पर आरोप लगाए कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है, इस चुनाव में भी ये आरोप लगातार लग रहा है टीएमसी पर। मैं बता रहा हूं, अगर इन लोग का सामने कोई मुद्दा नहीं है। हमारा बंगाल अभी शांति का स्थिति में है। बंगाल में कहीं भी हमारे यहाँ औरत लोग सुरक्षित हैं, हमारे बहन लोग सुरक्षित हैं। राजनीतिक हिंसा फिर क्यों होती है? राजनीतिक हिंसा तो पैदा करने वाला भारतीय जनता पार्टी, ये तो पूरा बंगाल का भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर कुछ सालों पहले तक नहीं थी। राजनीतिक हिंसा तो तब भी हो रही थी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक जमाना था 34 साल लेफ्ट हैंड का राज था हमारा बंगाल में। 34 साल में बहुत कुछ हुआ। हमने भी अपना कम से कम 56,000 वर्कर हमारे कर्मियों को हमने गवाया इन लोग का चलते, शहीद हुए हैं। तो अब ऐसा ही हो रहा है। अब दूसरी पार्टी अगर यहाँ पर आ रही है, विरोध स्वीकार नहीं है लोकतंत्र में। ऐसा नहीं है। अरे गणतंत्र तो हमारे नेत्री ममता जी ने बंगाल में लाई है। यहाँ गणतंत्र नहीं था, यहाँ संविधान को माना नहीं जाता था। जो अभी पूरा भारत में हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का टाइम में, वो कहीं भी नहीं था, बंगाल में नहीं था। लेकिन वो तो लेफ्ट था ना। आप ये आरोप लेफ्ट पर लगा रहे हैं या बीजेपी पर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी बीजेपी हमारे लेफ्ट हैंड का जितना गए हैं वहाँ जो हरमाद लोग थे, अभी तो बीजेपी का नेता बन गया। वही लोग तो कर रहा है। वही सब लोग कर रहे थे लेफ्ट की तरफ से। जो कुछ यहाँ पर हुआ वही अब आज आपकी पार्टी में शामिल है। लेफ्ट का बड़ा वोट शेयर भी आपके पास गया है, लेफ्ट का बड़ा वोट बैंक भी आपके पास गया है। तो सब कुछ क्या लेफ्ट की तरफ से आपकी तरफ आ गया है? देखिए जौहरदा बहुत बर्शियान कार्यकर्ता है खड़गपुर शहर का। वो कुछ भी डेटा दे रहे हैं। 56,000 कार्यकर्ता उनका मर गया। शहीद दिवस वो जो पालन करती है ममता बनर्जी नंदीग्राम में, वहाँ पर इस बार शहीद उनका परिवार ही नहीं बैठा जो उन लोग मारे गए। वो उनके परिवार में नहीं है। उस गणतंत्र का बात कर रहे। ममता बनर्जी गणतंत्र स्थापना की है, हमारी 130 साधारण कार्यकर्ता मारा गया है, गांच में झुला दिया गया है, सारे बंगाल ने देखा। और ये गणतंत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो सही बात है कि यहाँ पर जो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, जिस तरह की राजनीतिक हिंसा अभी चुनाव से बहुत पहले से देख रहा है पूरा देश, वो सवाल तो उठता है कि किस तरह का लोकतंत्र है ये? नहीं, लोकतंत्र है बोल के अभी इन लोग माइक पे प्रचार कर सक रहे हैं वो, लेकिन उत्तर प्रदेश हो भारतीय जनता पार्टी का राज जहाँ पर है, वहाँ पर आदमी का बोलने का भी, ठीक है बोलिए आप अपनी बात कर रहा हूँ, बोलने का भी उनका मौका नहीं दिया जाता है। तो मैं अभी गणतंत्र का प्रतिष्ठा जो है हमारे नेत्री ने की है। अच्छा ठीक है, मगर एक और बड़ा सवाल है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बल्कि उससे पहले मैं कांग्रेस पार्टी से एक प्रतिक्रिया लूँ, फिर बीजेपी से पूछूंगी। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया, यहाँ जो दर्शक बैठे हैं, कि 9 बार यहाँ से विधायक रहे चाचा जी, लेकिन इसी वजह से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर किनारे पर हो गई, क्योंकि आप वहाँ यहाँ पर राज चल रहा था आपका और उसके बीच में सब कुछ यहाँ पर पैदा हुआ, माफिया भी। ठीक है, यहाँ की जनता से आवाम से पूछिए, चाचा यहाँ 9 साल थे, चाचा जी ने खड़गपुर को कैसा रखा था और खड़गपुर में क्या क्या किया। विकल्प क्यों नहीं दे पा रहे आप? एक मिनट बता रहा हूँ। देखिए जिस प्रकार से जिस प्रकार से बीजेपी और तृणमूल ने यहाँ पर सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से यहाँ पर पैसों के बल पर, पुलिस के बल पर तोड़फोड़ किया गया है, हमारे नेता को पुलिस का केस देकर डरा के धमका के उन्होंने अपना पार्टी में ज्वाइन किया गया है। आज सुने, एक मिनट, आज देखिए यहाँ टीएमसी और बीजेपी ये दोनों एक ही है, सिक्का के 2 पहलू है। तो आप विकल्प कहाँ पेश कर रहे हैं लोगों के सामने? आप तो लड़ाई में दिखाई भी नहीं दे रहे। विकल्प पे आज को आपको पता चल जाएगा 2 में, दूसरा मई को
दूसरा मई को आपको विकल्प चल जाएगा खड़गपुर से। खड़गपुर की जनता टीएमसी और बीजेपी से उब चुकी है। खड़गपुर जनता ने टीएमसी और बीजेपी को पहचान लिया है। इस बार खड़गपुर से जनता उब गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल देखिए, यहाँ से दिलीप घोष पहली बार विधायक चुने गए। दिलीप घोष उसके बाद जब सांसद बने पश्चिमी मिदनापुर से, यहाँ से उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया और वो तो चुनाव हार गया टीएमसी के उम्मीदवार से। तो अभी कैसे जीत हासिल करेंगे, क्योंकि वो तो उनके कैंडिडेट ने तो चुनाव हारा है ना टीएमसी से। नहीं देखिए, अभी हम जीत हासिल करेंगे खड़गपुर विधानसभा में, ये पक्का बात है। 2 मई दीदी बंगाल से गई और खड़गपुर से प्रदीप सरकार गई। नहीं, पर एक बात बताइए कि जब यहाँ पर चल रहा था लहर बीजेपी का, 2019 में बीजेपी को बड़ी सफलता इस पूरे इलाके में हासिल हुई थी, तब भी दिलीप घोष यहाँ से अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाए थे। तो क्या उनके लिए बड़ी चुनौती है या नहीं यहाँ से अपनी साख को साबित करना? बिल्कुल बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि 3 साल हमें जो वक्त मिला था दिलीप घोष का विधायक और सांसद बनने के बीच में, ये 3 साल में हमने जो काम किया, हम आपको बता दें 150 करोड़ की काम हम खड़गपुर शहर में किए। जो काम आंखों देखने के समय जो वक्त चाहिए था वो वक्त नहीं मिला, आज वो वक्त मिला है। 150 करोड़ का काम हुआ है यहाँ पर, दिलीप घोष ने काम किया 150 करोड़ का। वो कह रहे नहीं किया, यहाँ पर लोग कह रहे नहीं किया। 150 करोड़ का काम तो दिखाई देगा ना। 5 मिनट दे दीजिए, पाई पाई का मूल्य हिसाब दे देते हैं। ये कांग्रेस की 4 बड़े काम बताइए दिलीप घोष ने जो यहाँ पर किए 150 करोड़ के। 58 करोड़ का वर्तमान फ्लाईओवर खरीदा बाजार के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट से दिलीप दा विधायक होने के बाद रेल मंत्रालय से हमने कराया। वेस्ट मैनेजमेंट से हम 34 करोड़ का यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम कराए हैं। अमृत सिटी के ऊपर एंड ग्रीन सिटी एंड स्पेस के ऊपर करीबन 20 करोड़ का काम हुआ है। इसके सिवा भी इतिहास में कभी नहीं हुआ, रेल में हमने गोल बाजार में रेल का 70 साल बाद 50 दुकान में करंट दे दिए हैं और गेट बाजार में ट्रांसफार्मर लग गया है, 80 दुकान में काम किए। ये तो गिनवा रहे हैं, सारे काम गिनवा दिए उन्होंने 150 करोड़ के काम। मैं बता रहा हूं आपको, ये दिलीप घोष ने 3.5 साल तक यहाँ पर हमारे एमएलए थे। एक ड्रेन, एक रास्ता, एक स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल का बाउंड्री भी बनाया कि नहीं, पहले पूछिए। एक पैसा का काम नहीं किया। अभी 2 साल होने जा रहा है, जो एमपी हैं उन्होंने क्या काम किया, ये जवाब तो देना पड़ेगा पब्लिक को। तो दे रहे जवाब, बता रहे कितने करोड़ का काम कर दिया। क्या करोड़ का काम किया दिखाने बोलिए। हमारा जो काम है, तृणमूल कांग्रेस ने जो काम किया है, हर मोहल्ला में है, हर रोड पे है, रेलवे एरिया में भी हम लोग काम किया है। लोकल स्तर पर क्या काम किया, जो सेंटर से आप लेकर आए स्कीम। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है कि टीएमसी अपनी सरकार के बारे में ये बता रही है, ममता बनर्जी ये बता रही है कि वो स्कीम लेकर आई है, गांव गरीब तक पहुंची है। ममता बनर्जी के साथ क्या जो नीचे का तबका है, वो गरीब गांव का लोग जिनको स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला है, जिनको बाकी तमाम सुविधाएं मिल रही है सरकार की तरफ से, उनको अपनी तरफ करना क्या बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है? बिल्कुल बड़ी चुनौती नहीं है। आज लोगों को पता है ये स्वास्थ्य साथी कार्ड के नाम पे पूरी झूठ बोल रहे हैं। 1000 रुपया उस कार्ड में है। इनको तो आयुष्मान मंत्रालय का कार्ड देना था। लोकल स्तर के ये बात पूछे तो मैं आपको बता देना चाहूँ, फेडरल स्ट्रक्चर अनुसार खड़गपुर म्यूनसिपालिटी के माध्यम से हमारा एमएलए और एमपी का फंड का काम होगा। इनका जो चेयरमैन था आज का विधायक, वो डीएम को चिट्ठी देता है कि वो दिलीप घोष के फंड के काम नहीं करेंगे। यानी हमारे पास अस्त्र नहीं है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है। आज भी वो डीएम के बॉडी मेंबर हैं, जहां पर 75 लाख का एस्टीमेट खड़गपुर के लिए पड़ा हुआ है एमपी साहब की तरफ से, दिलीप दा की तरफ से, और वो काम को जमीन पर उतारने नहीं दे रहे। चलिए ये बात पर कर लेते हैं। यहाँ पर मौजूद है, कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या टीएमसी की सरकार में फायदा हुआ, आपको कुछ फायदा मिला? कोई फायदा नहीं हुआ है। गरीबी मिला है। अच्छे दिन, हाँ, सिर्फ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। चाचा था तो फायदा था। क्या बता रहे हैं आप? हाँ, महिला के बारे हमारे सबसे ज्यादा हमारे नरेंद्र मोदी जी सोचे हैं। हर महिला के घर में फ्री गैस दिया गया है। हर महिला को हर महीना 500 रुपया दिया गया। हर महिला के द्वार में शौचालय बनाया गया। हर महिला को सुरक्षा। एक और यहाँ पर बताइए क्या कहना चाहते हैं? गैस का दाम बढ़ गया 850, तेल का पेट्रोल का दाम बढ़ गया 98 रुपया, या डीजल का दाम बढ़ गया, तो क्या उन्नति किया बताइए? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये जो बोल रहे हैं, हम एक तो सवाल उनसे कर रहे हैं। आपके पास 18 एमपी है, आप बंगाल में दिखा सकते हैं कि 18 एमपी लेके एक एक करके बंगाल के लिए आपने 18 दिन ऐसा होगा जो अब एमपी में हमारे बंगाल के लिए कोई आवाज उठाए। आप कोई वर्क इंडिया किया? ठीक है 850 रुपया। ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या केंद्र सरकार की वजह से
महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भी क्या पश्चिम बंगाल की जनता जब वोट करने जाएगी तो उनके मन में ये तमाम सवाल होंगे? महंगाई का सवाल होगा? महंगाई का सवाल होगा। किस महंगाई का बात कर रहे हैं वो? बाजार दर में वो पेट्रोल सिलेंडर के दाम की बात कर रहे हैं। सिलेंडर 190 रुपये अभी नीचे चल रहा है, इसकी बात वो कर नहीं रहे। वो वहाँ से पूछना चाहते हैं कि हमारी एमपिया दिल्ली में आवाज़ उठाई कि नहीं। उन्हें बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। मैं तो दिलीप दा के बारे में आपको बताऊंगा, जो ट्रक एसोसिएशन यहाँ समस्या झेल रहा है, जो इनकी माफिया पुलिस हाईवे में खड़ा होकर चंदा उठा रही है, वहाँ पर चंदे के नाम पे पूरा गैर कानूनी काम कर रही है, वो ट्रांसपोर्टर के लिए आवाज़ सांसद में दिलीप घोष ने उठाया है। आज हम एक एमपी के तरफ से हुगली में लॉकेट के वहाँ पर जूट मिल खोलने में सक्षम है। इन्हें ग्राउंड रियलिटी पता नहीं। हम सरकार से आने से पहले हम बंगाल के लिए जो आवाज दिल्ली में उठाए, जो विकास रथ दिल्ली का हम बंगाल में ले आ रहे हैं। इनका जवाब सुन लेते हैं, जवाब बताइए। ये कौन सा ग्राउंड रियलिटी है जो 420 रुपया का गैस अभी हमको 850 में खरीदना पड़ रहा है? लेकिन आप एक ग्राउंड रियलिटी भी बताइए कि आप काम नहीं करने दे रहे हैं। क्या राज्य सरकार काम नहीं करने दे रही है क्योंकि आपको लगता है कि काम करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो कहा वो तो बाद का बात है, मैं वो प्रमाण कर दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस आरोप का जवाब है आपके पास। प्रदीप सरकार ने कहा कि दिलीप घोष का काम नहीं करेंगे। फालतू बात है, फालतू बात बोलने का जगह नहीं है। हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से पैसा लाके हम लोग खड़गपुर का उन्नयन के लिए काम किया। खड़गपुर का जनता जानती है कि यहाँ पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या था अभी क्या है, इसका बारे में वो तो रिजल्ट ही बताएगा। ये तो अगला रिजल्ट, अभी 1.5 साल पहले का रिजल्ट तो देखा खड़गपुर का जनता ने, जहां 45,000 में यहाँ पर दिलीप घोष ने जीता और खड़गपुर का जनता ने 21,000 वोट में हरा कर दिखा दिया कि वो नहीं चलेगा दिलीप घोष। आप बताइए। देखिए मैडम, सबसे पहले बात कीजिए रोजगार की। ये बीजेपी वाला हमेशा मुद्दा घुमाती है, धर्म के आधार पर राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर राजनीति करती है। लेकिन आम जनता का, मैं बोल रहा हूँ, आम जनता का जो मुद्दा है, आज जिसका दाम दीजिए, आज देखिए चावल का दाम क्या है, आज राशन में देखिए क्या दाम में मिल रहा है, आज सब्जी का दाम क्या है, पेट्रोल का कीमत कितना है, आज देखिए गैस का कीमत क्या हुआ है। देश को बेचा जा रहा है। देश का ऐसा कोई संस्था नहीं है जो रखा हुआ, हर चीज बेच चुका है, सिर्फ देश बिकना बाकी है। ये झूठा प्रधानमंत्री देश को झूठा वादा करके आए थे, देश को बेच चुका है। मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि सांप्रदायिकता करती है बीजेपी, लेकिन फुरफुरा शरीफ के साथ जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके साथ जाकर आप अलायंस करते हैं, वो सांप्रदायिकता नहीं है? नहीं, इसमें क्या गलत है? देखिए, अगर सांप्रदायिकता नहीं है, एक मिनट, कोई हिंदू कट्टर अगर पार्टी अगर कोई दल करता है तो वो सांप्रदायिक माने नहीं होता है। अगर कोई मुस्लिम अगर कोई दल करता है, सेकुलर फंड, इंडियन सेकुलर फंड, उसमें कहां पर आपको सांप्रदाय दिखती है? यही मेरा सवाल है। अगर योगी आदित्यनाथ श्री राम का नाम उठाते हैं तो आप कहते हैं सांप्रदायिकता है। अगर ममता बनर्जी जाती हैं 19 मंदिरों में जाकर मत्था टेकती हैं तो आप कहते हैं सांप्रदायिकता है। लेकिन अगर आप फुरफुरा शरीफ के साथ जाकर अलायंस करते हैं और उनके साथ जाकर समझौता करते हैं और अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो वो सांप्रदायिकता नहीं है? कैसे सांप्रदायिक हुआ मैडम? आप बताइए, वो उसका नाम क्या है? ISF, इंडियन सेकुलर फंड। नाम से क्या होता है? उनका एजेंडा क्या है? नहीं, आप मैं बताइए उसका कौन सा ऐसा वर्ड है बताइए जो सांप्रदायिक आपको लगता है? हमारे जो संयुक्त जो फ्रंट है उसमें फ्रंट है, कहीं आप सांप्रदायिक दिखता नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सांप्रदायिक से संपर्क नहीं रखा, उनसे कभी हाथ नहीं मिलाया। हम लोगों ने PDP से हाथ नहीं मिलाया, बीजेपी ने PDP से हाथ मिलाया, जो देश को टुकड़ा करना चाहती है। आप हमें कांग्रेस वैसी सांप्रदायिक हैं आपके मुताबिक? सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाते हैं वो या नहीं उठाते? नहीं, कभी नहीं। कांग्रेस सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस लोकतंत्र एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो 126। ये सांप्रदायिकता का जो आरोप लगता है आपके ऊपर कि आप 70 बनाम 30% यहाँ पर करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में, क्या वोट के लिए है ये एजेंडा बीजेपी का? सांप्रदायिकता का अगर हम पे ये लगता है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। आज इस कोरोना महामारी में गरीबों के घर पे 5 किलो चावल और दाल पहुँचाने का जब काम मोदी जी ने किया, मोदी जी ने नहीं कहा कि राम के घर में चावल पहुँचाओ और रहीम के घर पे नहीं पहुँचाओ। आज मधु जी जिस वार्ड से है, सबसे ज्यादा गरीब उनके पीछे से आता है, माइनॉरिटी वार्ड है पंचबेड़िया। सभी घर में मोदी जी का 5 किलो चावल अगर नहीं जाता, दीदी का ये तोषण नीति वहां मृत्यु संभाल नहीं पाता, नहीं खा के मर जाते, कोरोना का जरूरत नहीं था। तुष्टीकरण, दीदी तुष्टीकरण का आरोप आप पर? मैं बता रहा हूँ कि ये अभी हमारे रेशन बंद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी बाबू। अभी रेशन नहीं है, अभी भी बंगाल में फ्री में रेशन मिल रहा है हर दुकान में।
अभी भी रेशन दुकान में फ्री में हमारे नेत्री ममता जी ने दे रही हैं। लेकिन एक बात बताइए, ऐसी बहुत सी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं, जिन्हें आपने लागू नहीं किया यहाँ पर। क्यों नहीं किया? किसानों को फायदा नहीं पहुंचने दिया, ऐसा क्यों? ये क्या राजनीति के लिए है क्या? एक स्कीम का मैं बता दूं कि हमारे यहाँ केंद्रीय सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम में 1000 करोड़ रुपया सैंक्शन किए हैं। पोस्टर बनाने में उससे ज्यादा रुपया खर्च हो गया। और हमारा यहाँ पर देखिए कन्याश्री है, रूपश्री है, बहुत सारे स्कीम है। लेकिन कन्या बैठी है यहाँ पर, वो कह रहे कुछ नहीं मिला उनको। अरे किसको नहीं मिला? वो गलत बात बोल रही है। वो है स्कूल में, वो जाती है स्कूल, वो गया कॉलेज में, उनका शादी हुआ। यहाँ पर 25,000 शादी होने का टाइम भी मिलता है और 18 साल होने से 25,000 रुपया मिलता है। ये बताइए कि ये तुष्टीकरण का जो आरोप लगता है ममता बनर्जी पर, लेकिन क्या यही ममता बनर्जी की बड़ी ताकत है और उसको चुनौती देने के लिए क्या 70 बनाम 30 करते हैं? देखिए बिल्कुल बड़ी माइनॉरिटी वोट क्या ममता बनर्जी के साथ रहेगा इस चुनाव में, और वो आपके लिए बड़ी चुनौती होगी? माइनॉरिटी वोट ममता बनर्जी के साथ थी, लेकिन आज सबका साथ सबका विकास का नारा से जो मोदी जी का काम हो रहा है, आज माइनॉरिटी का भी भाग हो चुका है। हमारे माइनॉरिटी मोर्चा, बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा में लोग भारत माता की जय बोल रहे। हमें किसी के साथ में कोई बैर नहीं है, हम बोल रहे हैं आप भारत माता की जय बोलिए। भारतीय जनता पार्टी में आज माइनॉरिटी काफी संख्या में हमारे साथ काम कर रही है। एक सवाल का जवाब दीजिए। ये कहा गया, बीजेपी की तरफ से बैठक हुई है और उसमें कहा गया कि ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमला ना किया जाए। ममता बनर्जी को चोट लगने के मुद्दे पर व्यक्तिगत हमला ना करे, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी पर निजी हमले करने से बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि उनका कद बड़ा है, उनके साथ सिंपैथी आएगी और उससे उनको फायदा मिलेगा? मैडम, व्यक्तिगत हमला का मतलब क्या है? हम ममता बनर्जी के पर्सनल लाइफ में नहीं जा रहे। ममता बनर्जी का पर्सनल करतूत में हम जा रहे हैं। ये व्यक्तिगत हमला नहीं है। वो नाटक कर रही है नंदीग्राम में, क्योंकि वो घर ममता बनर्जी क्या नाटक कर रही है? ममता बनर्जी पर ये बार-बार बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ये नेता लोग कहाँ थे जब सिंपैथी क्यों चाहिए अगर विकास किया है तो? ये नेता लोग कहाँ थे जब बंगाल में जनता का ऊपर अत्याचार हो रही थी, जब जमीन छीन रहा था? नहीं समय है इस चर्चा के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़गपुर, ये धोनी का भी ग्राउंड रहा है। यहाँ पर रेलवे का बड़ी फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर रेलवे के लिए जाना जाता है खड़गपुर। लेकिन खड़गपुर के विकास को लेकर सवाल जरूर उठते हैं। दिलीप घोष के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इस सीट से उन्हें अपने आप को भी साबित करना है, क्योंकि यहीं से उनके उम्मीदवार हारे थे। यहाँ पर जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं फिलहाल प्रदीप सरकार, उनसे बंग युद्ध में कल हम एक नई सीट पर पहुंचेंगे। लेकिन खड़गपुर से क्या होंगे नतीजे, वो देखने के लिए 2 मई को जुड़े TV9 भारतवर्ष के साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।